मिस्टर एरोल, फाइनेंस की क्या सिचुएशन है? जैसा कि आप जानती हैं कि फाइनेंस के हालात इस वक्त बिल्कुल भी ठीक नहीं हैं और ये हालात आपके बाबा के टाइम से ही खराब हैं। इस वजह से वो भी परेशान थे। फ्रांस से जो पैसे आने वाले थे उसका क्या बना? अभी नहीं आए। मेरा अंदाजा है कि आपके बाबा के कत्ल होने के बाद वो दी गई शराइत पर गौर कर रहे होंगे। फिलहाल मुझे कोई तवक्को नहीं है। और जॉर्जिया के क्लेम्स का क्या हुआ? उन्होंने सस्पेंशन का मुतालबा किया है। क्या और फोर्स करें उन्हें? इस बारे में मैंने रूस के लॉ ऑफिस से बात की थी। मजबूर करने का मशवरा तो वो भी नहीं देते। मगर क्यों? क्योंकि मशरिकी हिस्से में कारोबार कानून पे नहीं बल्कि दो तरफा ताल्लुकात की बुनियाद पर होता है। ये आप जानती हैं। सब मालूम है मुझे। तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? हमारे पास फिलहाल 3 ऑप्शंस मौजूद हैं। या तो हम सब कुछ बेचकर छोड़ देते हैं, या फिर कोई पार्टनर ढूंढकर छोटे हिस्से के लिए उससे डील करते हैं, या क्या? तुम्हारी नजरें जेल पर होनी चाहिए हिकमत। वो हिटमैन जेल की सलाखों से बाहर किसी से राब्ता जरूर करेगा। समझ गया। वो बाहर क्यों राब्ता करेगा? वो जेल में ही कुछ करेगा। हाँ, वो ऐसा करने की कोशिश भी कर सकता है। उसे अपनी तंजीम से छुप कर रहना होगा। भाई वो आखिर ऐसा करेगा ही क्यों? क्योंकि वो इस वक्त डरा हुआ है। अब्दुल हई और मेमाती, तुम दोनों उस पर नजर रखोगे। भाई मुझे क्या करना है? अगर ये कातिल किसी को कॉल करता है तो आयरन और निफ्जात दोनों साथ जाएंगे और सब आपस में एक दूसरे से राब्ते में रहेंगे। तुंजाय आज रिहा हो रहा है ना? जी भाई, मैं ही लेने जाऊंगा। हिकमत, तुंजाय का मामला जरा मुख्तलिफ है और वो अभी हॉस्पिटल से बाहर आ रहा है। तो फिर उसे ज्यादा तंग मत करना, अहम है हमारे लिए। तुंजाय अलग मिजाज का है, मैं उसको समझता हूं। बेफिक्र हैं आप। सल्जूक भाई, ये बहुत बड़ा लॉस है। इस खला को सिर्फ अल्फाजों से नहीं भरा जा सकता, लेकिन ऐसे मौके पर दोस्ती बहुत सारे गमों को बुला देती है। बहुत शुक्रिया। मैंने सुना है आपकी फैमिली को कुछ प्रॉब्लम्स हैं। हमारी पार्टनरशिप इन तमाम प्रॉब्लम्स को हल कर सकती है। शोबे सेहत में हम बहुत बड़ी यूनियन कंपनी है। मैं चाहता हूं कि आप अपने हॉस्पिटल्स में हमारी पार्टनरशिप की पेशकश पर गौर करें तो हमें खुशी होगी। आपकी दोस्ती को मैंने हमेशा कदर की निगाह से देखा है तुरान साहब। भाई साहब भी आपकी बहुत इज्जत करते थे। लेकिन तुरान साहब, हमारे जो हॉस्पिटल्स हैं वो जरूरतमंदों के लिए बनाए गए हैं। इन हॉस्पिटल्स से हम मुनाफा नहीं कमाते, उनकी मदद करते हैं। और वहां के तमाम डॉक्टर्स भी इन्हीं उसूलों के पाबंद हैं जो वहां काम करते हैं। अब वो जमाना बिल्कुल नहीं रहा सल्जूक भाई। जानते हैं ना जहाज में क्या कहा जाता है? अपना ऑक्सीजन मास्क खुद पहले लगाएं और उसके बाद अपने बच्चों को। तो क्या आज आप जरूरतमंद नहीं हैं? हमें मास्क लगाने दें और कुछ ऑक्सीजन लेने दें। बाकी बातें बाद में डिस्कस कर लेंगे। ये आदमी तो कहीं से भी तुर्क नहीं लगता। हिटलर के जर्मनी में ऐसा आदमी ढूंढना बहुत मुश्किल है। भाई काशकार फैमिली ऐसी ही है। आपकी नोटबुक में ही पढ़ा था मैंने। एक ही फैमिली एक ही वक्त में मेडिकल, जुए और कंस्ट्रक्शन के बिजनेस में कैसे हो सकती है? इस सब के अलावा एनर्जी, मीडिया और असला का कारोबार। उनकी हैसियत लगभग 35 से 40 मिलियन डॉलर के करीब है। जेल से कोई खबर नहीं आई क्या? अभी तक तो कोई खबर नहीं आई। वो लड़की क्या कर रही है? तोरोस? हाँ, तोरोस। तोरोस घर पर है, शायद मीटिंग में। हेडफोन देना जरा मुझे।
मैं हरगिज अपनी कंपनी को लेकर हिम्मत नहीं हारूंगी। ये तो अच्छी बात है, लेकिन $50 मिलियन खर्च किए बगैर आप एक हफ्ते के अंदर दूसरे ऑप्शन का फैसला करेंगी तो शायद ज्यादा बेहतर रहेगा। इतनी वैल्यू तो मेरे घर की भी लग सकती है। लेकिन ये मालियत तो आपके बाबा के कत्ल से पहले की थी। क्या मतलब है? अगर हम मॉर्टगेज के लिए भी अप्लाई करते हैं तो अभी तकरीबन इस घर की मालियत 10 मिलियन होगी, इससे ज्यादा नहीं हो सकती। $50 मिलियन से कम नहीं बेचूंगी मैं अपने घर को, वो भी तब अगर मैं घर को बेचने का फैसला कर लूं। तो फिर आप ही बताएं, इतनी रकम कहां से अरेंज हो पाएगी? क्या ये अमाउंट अंकल के पास नहीं होगी? आपके अंकल की तमाम चीजें मॉर्टगेज हो चुकी हैं, और अगर ऑफशोर चीजों की बात की जाए तो वो बीवी का हक है। माजरत के साथ आपका कोई हक नहीं है। जुलीदे मेरी बहन नहीं है, मर चुकी है वो। वैसे भी उधार मांग रहे हैं, चैरिटी नहीं। क्या घर बेचने के बारे में आप संजीदा हैं? अगर कोई और रास्ता नहीं निकल पाए तो करना पड़ेगा। लेकिन ये करने से तो मार्केट में हमारी रेपुटेशन खराब हो जाएगी। लोग यही समझेंगे कि हम बैंकरप्ट हो चुके हैं, इसीलिए घर बेच रहे हैं। लेकिन तमाम लोग हमारी पोजीशन से वाकिफ हैं। कहने से ये बात साबित हो जाएगी, हमारी चीजों की वैल्यू 3 से कम होकर 1 लीरा पर आ जाएगी। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं या क्या कहते हैं। कुछ भी हो जाए, मैं अपने मकसद से पीछे नहीं हटूंगी। चाहे मुझे अपना घर बार ही क्यों न बेचना पड़ जाए, मैं हार नहीं मानूंगी। यही मेरा फैसला है। मुझे इस लड़की की मदद करनी होगी। सॉरी, सुना नहीं, आपने क्या कहा? तुम और मैं इसलिए तो साथ काम करते हैं क्योंकि तुम जानते हो कि कब कौन सी बात नहीं सुननी। हमें बहुत सोच समझकर अपना प्लान तैयार करना होगा। इस घर के मॉर्टगेज के लिए मैं इंजी से बात करती हूँ। इंजी कौन है? इंजी ततारुलू। तातारुलू की बेटी की बात कर रही हैं? बिल्कुल। क्या हुआ? क्या आप उसे जानती हैं? हाँ, मेरी पुरानी दोस्त है, बहुत अच्छी इंसान है। ये तो अच्छा हो जाएगा अगर वो आपकी अच्छी दोस्त है। इस तरह से हम उनके बैंक से क्रेडिट हासिल कर सकेंगे और इसके बाद हमें मॉर्टगेज की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। बहुत अच्छा हो जाएगा। क्या वाकई में? यकीनन हम ऐसा कर तो सकते हैं, लेकिन क्या सब कुछ खोने के लिए आप तैयार हैं? आ जाएं। सर, मेहमद गंदूदू आया है। भेजो उसे। अंदर आ जाओ। कहो, क्या बात है महमूद गंदूदू? तुमने तो हमारी जिंदगी अजाब बना कर रख दी है। क्या अकेले बात कर सकते हैं हम? क्या बात करनी है तुमने अकेले में? हाँ, एक कंप्लेन है मेरी जिसे मैं फाइल करवाना चाहता हूं। क्या कंप्लेन है तुम्हारी? कैदी हो, कैदी बनकर रहो, क्या मसला है? मुझे ये बताएं कि पोलाद अलमदार उस वैन में क्या कर रहा था? ये क्या कह रहे हो तुम? पागल हो गए हो क्या? मुझे जेल में डाल दिया गया और कॉल करने से भी रोक दिया गया। मेरी जिंदगी खतरे में है। मुझे अपने वकील से बात करनी है, अभी और इसी वक्त। कैदी हो, अपनी हद में रहो, समझे? सोचते हैं तुम्हारे वकील के बारे में। मैंने कुछ गलत नहीं कहा है। वो पुलिस वैन में आया, मुझसे सवालात किए, मुझे डराया और धमकाया उसने। कहाँ थी आपकी सिक्योरिटी? जवाब दीजिए मुझे। अगर तुम्हारी पौलाद से मुलाकात होती तो आज जिंदा ना होते और मेरे सामने यूं ना खड़े होते। दफा हो जाओ, ले जाओ इसे कमरे से। चलो और दोबारा यहाँ कभी ना आना। बाहर ये चलो। मेरा हक है। खामोश हो आप जाओ ये और नहीं बाहर कर चलो सकते। यहाँ। चलो, आपको इसका आ जाओ। जवाब देना होगा। चलो। दाऊद तातारोलो हमारी तमाम प्रॉब्लम्स को हल कर सकता है, लेकिन याद रखिएगा वो अपने हर काम में कोई ना कोई शर्त लाजमी रखता है। मैं इंजी को अच्छी तरह जानती हूँ। मैं उसकी फैमिली में उसके बाबा और भाई से भी मिली हुई हूँ। दाऊद तातारुलू एक ऐसा ताकतवर इंसान है जिसका पूरे मुल्क में कोई सानी नहीं। कुछ भी हो जाए उसका काम नहीं रुकता। कहते तो यही है,
सब पावर का खेल है। और बताया ये चाहता है कि उसके कुल असासों की मालियत $60 मिलियन है। इतनी दौलत दुनिया में किसी के पास नहीं है, तुर्की में कहाँ से होगी? मिस हाउ, आप फोर्स की लिस्टों को इग्नोर कर रही हैं, जो टैक्सों की फहरिस्तों की वजह से बनती है। दुनिया की किसी भी क्रेडिट कंपनी से पूछ सकते हैं, वो दाऊद तातारोलो को अच्छी तरह जानते हैं। सच कह रहे हैं? और इंजी का बाप दाऊद कंस्ट्रक्शन वेपन की स्मगलिंग में शामिल है और हत्ता के सरकारी और गैर सरकारी कामों में भी मुलव्विस है। ऐसा कोई गैर कानूनी काम नहीं जो उसने ना छोड़ा हो। वो कोई आम आदमी नहीं बल्कि बहुत ही ताकतवर आदमी है। जिस तरह आपने कहा कि वो हमारे काम आ सकती हैं, यकीनन उनकी मदद लेकर हम जल्द रिकवर कर सकते हैं। जितना जल्दी हो सके उनसे जाकर मिलिए। तो शुरू करो। तोरोस के खानदान का क्या हुआ? दाऊद साहब, अब सल्जूक की बेटी बिजनेस चला रही है। सल्जूक क्या कर रहा है? वो इतना इन्वॉल्व नहीं है। हरी आंखों वाली लड़की वही है क्या? वो मेरी दोस्त है आहू, बहुत ही समझदार और अच्छी लड़की है। अगर वो समझदार है तो हम मिलके काम कर सकते हैं। हमें उसकी मदद करनी चाहिए, मुश्किल में है वो। हजार बिओलू फैमिली अपनी तामीराती कंपनी बनाना चाहती है। काजगार फैमिली हॉस्पिटल बनाना चाहती है। कारा जदाक अपनी जायदाद चाहते हैं। हॉस्पिटल मिलेंगे, मगर कुछ शराइत के साथ। अगर हम तोरोस फैमिली को सपोर्ट करते हैं तो हजर बेलो को कुछ नहीं मिल सकता, और कराजे दाराल खानदान को। उनके असासे बहुत ज्यादा कीमती हैं। ऐसा ना हो कि हमें बाद में पछताना पड़े। 60 साल में एक दफा भी नहीं पछताया। तुम्हारी शादी अपनी बेटी के साथ कर दी और तुम्हें अपना दामाद बना के भी नहीं पछताया। जानते हो क्यों? क्योंकि तुम भाई हो यालसन के। जब तुम किसी पर भरोसा करते हो तो अपनी कीमती चीज भी उसे दे देते हो। इंजी, अपनी दोस्त का ख्याल रखना, क्योंकि उसने अपना बाप खोया है। ठीक है, जैसा आप कहें बाबा। वो मुझसे प्यार करती थी। उसका नाम लेकर कह सकते हो? कभी भी नहीं। परमोस, यहीं बैठकर गेट खुलने का इंतजार करोगे? नहीं भाई, हमें भला क्यों उनके हॉस्पिटल की जरूरत होगी तौरान? सिर्फ पैसों का ज़िया है। ऐसी कोई बात नहीं है बेगम, ये एक जंग है। तुम जानती तो हो हर एक ने उनसे कुछ न कुछ लिया है और हमें भी उनकी इस वक्त जरूरत है। अच्छा, क्यों? तुम अपनी ताकत किस तरह आजमा सकती हो? हम उनसे कारोबार करके देखेंगे कौन कितना ताकतवर है, फिर हम प्लानिंग करेंगे। मेरी एक बात तो हमेशा तुम याद रखना, मैं जब तक ये मेडिकल का बिजनेस करता रहूंगा मैं किसी को भी आगे बढ़ने नहीं दूंगा, और खासकर उन लोगों को जो इस काम के माहिर हैं। मुफ्त इलाज होगा मरीजों का। ये खुद को गवर्नमेंट समझते हैं क्या? अब तो गवर्नमेंट भी ये सब कुछ नहीं करती। अरे तुम कहाँ रह गए थे? जिम गया हुआ था मैं। हेलो, कैसी हैं आप? तोरोस खानदान की बेटी को जानते हो तुम? वही लड़की जिसके बाप को कत्ल किया गया था? हाँ वही। उससे दोस्ती करो, बिजनेस करना है। जज्बाती दोस्ती या कारोबारी? जो तुम्हारा दिल करे। मोहब्बत नहीं हो सकती किसी से। आज तक मुझे ऐसी कोई लड़की मिली ही नहीं। मैंने तुम्हारे लिए ढूंढा है उसे, मिलो उससे।
मैम आपसे कोई मिलने आया है। मैंने किसी को नहीं बुलाया। मगर वो आपसे मिलना चाहते हैं। नाम क्या बताया उसने? पोलात अलमदार। एक्सक्यूज मी सर, आप अंदर आ जाइए। बहुत शुक्रिया। इस तरफ। पौलाद अलमदार। आई एम आहू। मिलकर खुशी हुई। आपको क्यों मिलना था मुझसे? सबसे पहले आपसे अफसोस करना चाहता हूं मैं। बहुत शुक्रिया। मैं समझ सकता हूं आपके दर्द को। बगैर अपॉइंटमेंट की मुलाकात की वजह जान सकती हूं मैं? दरअसल अपने लिए घर ढूंढ रहा हूं। जानना चाहूंगा कि आप अपने इस घर को बेचने का इरादा रखती हैं। कॉल करने की पाबंदी हटा दी गई है। अब कॉल कर सकते हो तुम। मुझे ना ही अपना घर और ना ही कोई और प्रॉपर्टी बेचनी है। आपका जवाब मिल गया मुझे। मैं बस आपका इरादा जानना चाहता था। मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं। सोचने की बात यह है कि आपको ऐसा क्यों लगा कि मेरा इस घर को बेचने का इरादा है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने सोचा शायद बेच रही हूं। हरगिज नहीं। क्या किसी ने कुछ कहा है आपको, या किसी ने आपको बताया कि मुझे अपना घर बेचना है? अगर आपका घर बेचने का इरादा है ही नहीं तो ऐसी बात मुझसे कोई क्यों कहेगा? आई एम सॉरी, मैं आपको नहीं जानती हूँ, और पहली ही मुलाकात में आप मुझसे मेरा घर खरीदने की बात कर रहे हैं, तो ये कुछ अजीब बात नहीं है? मैं नहीं जानता आप बेच रही हैं या नहीं, लेकिन मैं इस घर को खरीदने का इरादा रखता हूँ। ठीक है? एक मिनट मिस्टर, अगर मैं आपके घर आकर आपसे यही सवाल करूं तो क्या कहेंगे? तो मैं कहूंगा क्या पेश करूं। अच्छा, लेकिन मैं ऐसा कुछ नहीं कहूंगी। मैंने तो आपसे नहीं कहा कि आप मेरी तवाज़ो करें। आप काफी अजीब हैं। देखिए, मैंने अपनी बात आपके दुख पर अफसोस का इजहार करने से शुरू की थी, लेकिन आपने मेरी बात काटकर मुझसे ये पूछा कि मैं क्या चाहता हूं। पहली अजीब बात तो यह है, और दूसरी अजीब बात, आपको लगा कि शायद मुझे कुछ चाहिए। पहले आपने मुझे एक अजनबी, फिर खरीदार और फिर एक माफिया के तौर पर समझा, जबकि आप तो मुझसे वाकिफ भी नहीं। मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा आपसे। और तीसरी अजीब बात, आपने मेरे बारे में खुद से एक राय कायम कर ली, मुझे जानने की कोशिश नहीं की, और बगैर जाने ही मुझे जज करना शुरू कर दिया। किसी भी शख्स की नीयत जाने बगैर उसके बारे में राय कायम कर लेना अजीब बात होती है, लेकिन मैं आपको किसी तरह की तकलीफ नहीं पहुंचाना चाहता। मुझे बस एक ऐसे आदमी के तौर पर याद रखिएगा जो आपको बताने आया कि वो आपके और आपकी फैमिली के साथ खड़ा है, लेकिन आपका रवैया। आप गलत समझे हैं मुझे। समझने में गलती आपने की है। ये मेरा विजिटिंग कार्ड है। अगर आपका घर के हवाले से इरादा बदल जाए तो राब्ता कीजिएगा। आपको तो मालूम ही होगा कि मेरे जैसे लोगों के पास चीजें खरीदने के लिए बेतहाशा पैसा होता है।
ये तस्वीरें किसने ली हैं? सर, हमारी एक रिपोर्टर ने ली है ये तस्वीरें। कौन कौन जानता है इस बारे में? ये लड़की और एक इंटेलिजेंस ऑफिसर जानता है। रिपोर्टर को बुलाओ यहाँ पर। जी, बुलाता हूँ उसे। अंदर आ जाओ। ये तस्वीरें तुमने ली हैं? जी मैंने ली है। तुम्हें धमकी किसने दी थी? पौलात अलमदार का आदमी, मेमाती नाम है उसका। इन तस्वीरों के बारे में किसी और को बताया है? नहीं सर, किसी को नहीं बताया। सिर्फ मैं, मेरा मैनेजर और आप लोग जानते हैं। जब तक ये खबर अखबार में ना आ जाए किसी को नहीं बताना इस बारे में। बहुत शुक्रिया, तुम जा सकती हो। जो शख्स जेल में है तुम उसकी बातें कैसे सुन सकते हो, जबकि वो जेल में किसी ऑफिशियल नंबर से बात नहीं कर सकते? क्या फर्क पड़ता है, कहीं से भी कॉल करें। तो ये काम कैसे होगा? जब वो बयान दे रहा था टीवी पे तो मैंने उसकी आवाज को रिकॉर्ड कर लिया था और फिर कंप्यूटर में वॉइस डिटेक्शन के लिए डाल दिया। अब चाहे वो तुर्किया में हो या ना हो, वो कहीं से भी कॉल करे, हम उसकी वॉइस डिटेक्ट कर लेंगे। अच्छा ठीक है, अगर तुम मेरी आवाज रिकॉर्ड करो तो उसे कोड करने के बाद सुन सकते हो? नहीं, मगर ये मालूम हो जाएगा कि तुम कहाँ हो। ये तो सरासर गलत है। ये आजादी और प्राइवेसी के बिल्कुल खिलाफ है। नहीं, ऐसा नहीं है। तुम कौन सी प्राइवेसी की बात कर रहे हो? वो मुल्क से बाहर बैठे हैं मगर वो तुम्हारे ऊपर नजर रखे हुए हैं। मुझ पर? तुम ही नहीं, बल्कि जिस पर वो चाहें। तुम कहाँ जाते हो, तुम किससे मिलते हो, क्या खाते हो, क्या पीते हो, हर चीज पर नजर है उनकी। कहीं तुम मजहब के बारे में तो बात नहीं कर रहे ना? टेक्नोलॉजी की बात कर रहा हूं तुमसे। अगर वो हमारे जहनों को सुन रहे हैं तो पता नहीं मैं निवजत का सामना कैसे करूंगा। पता नहीं वो लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं। उनके पास एक ही काम है, कुछ ना करना। क्या अंदर आ सकता हूं मैं? हाँ, आओ यालसिन। सर, हमारे लोगों ने कुछ तस्वीरें ली हैं। ये मैनेजर ने दी हैं मुझे, इसीलिए मैं आपको दिखाने लिए आया। ये सब क्या है? चारों तरफ उसको जिस शख्स ने गोली मारी थी, मुझे लगता है पौलात अलमदार ने किसी तरीके से उससे मुलाकात की है। इससे उसका क्या लेना देना? नहीं मालूम, इस बारे में सही से नहीं जानता मैं। उसके काम के बारे में पता लगाओ। इन तस्वीरों को अपने पास संभाल कर रखो, एहतियात से। जी ठीक है। मैं चाहता हूं कि इसकी छानबीन होनी चाहिए। समझ नहीं आता कि वो ऐसा कर क्यों रहा है। सर फिरा। कैसी हो तुम? सॉरी आहू, तुमसे मिलने नहीं आ सकी। तुमने कॉल की तो थी। सब कैसा चल रहा है? तुम ठीक हो ना? क्या कहूँ, ठीक नहीं हूँ मैं, और हर दिन एक नई मुसीबत में होती हूँ। समझ सकती हूँ मैं तो अपने बाबा को खोने का सोच भी नहीं सकती। तुम वाकई बहुत बहादुर हो।
ये किस काम में आता है? रुको, वो कॉल पर है। इसे लाइन पर रखो, मैं भाई को बताता हूं। पोलाद अलमदार ने मुझसे बहुत सवालात किए थे। तुम बहुत अच्छी तरह जानते हो कि मैंने कोई कत्ल नहीं किया। सेल्वी ठीक तो है ना? मेरी बात सुनो, चाहे कुछ भी हो मुझे 1 हफ्ते के अंदर बाहर निकालो यहां से, समझ गए? कॉल से ये एड्रेस मालूम हुआ है। मैम आती, इसे संभालो। जी ठीक है भाई। क्या और कोई बात भी की उसने? जी बिल्कुल, बाहर आने की बात कर रहे थे वो दोनों। अरहान, एरन से कहो वो कार तैयार रखे, तुम्हें निकलना होगा। ठीक है भाई। बिजनेस कैसा चल रहा है? हाँ ठीक है, बस कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स चल रहे हैं। मुझे क्यों नहीं बताया तुमने? तुम जानती हो मुझे अंजी, मैं बिजनेस की बात नहीं करती तुमसे। हाँ जानती हूँ, लेकिन फिर भी। तुम्हारा शोहर कहाँ है? नहीं मालूम भाई। हाँ, कहीं देखा है मैंने इस लड़की को। मैं आहू हूँ। कैसे हो तुम? ठीक हूँ। और तुम? ठीक हूँ। क्या तुम यहाँ वापस आ गई? हाँ, फिलहाल यही हूँ। अगले हफ्ते एक पार्टी रख रहा हूँ, आप इंजी के कांटेक्ट में रहिएगा। पार्टी में जरूर आना, ठीक है? तुम्हारा भाई बिल्कुल भी नहीं बदला। हाँ बिल्कुल नहीं बदला। एनीवे, कराजादा फैमिली ने हमें लोन देना था, लेकिन वो हमेशा डिले करते रहते हैं बात को। तुम्हें वहां जाने की क्या जरूरत थी? वो लोग तो है ही ऐसे, शराइत के बगैर वो लोग कोई काम नहीं करते। सेल्जुक भाई, ये दुनिया भरोसे के कतई लायक नहीं है। आज से पहले इस्तांबुल दुनिया का महफूज तरीन शहर कहलाया जाता था। अब तो यहाँ के हालात पहले जैसे बिल्कुल नहीं रहे। इन्वेस्टर्स को राजी करना आसान नहीं है। ये शहर आज भी महफूज है। मेरे भाई को उन्होंने सड़क पर नहीं मारा था, ऑफिस में घुसकर मारा। बिल्कुल ठीक फरमाया आपने। इन कातिलों को क्लीनर के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। ऐसा ही चलता रहा तो ना तो हम चैन की नींद सो सकेंगे और ना ही काम के लिए बाहर निकल सकेंगे। सही कहा, लेकिन क्रेडिट रिपोर्ट्स देखने के बाद ये और इनके भाई तो हमारे लिए खत्म ही हो चुके हैं। इन सब बातों से मेरे भाई का कोई लेना देना नहीं। हम आपके फाइनेंस के मामले पर गौर कर रहे थे, लेकिन जो वाकया पेश आया उसके बाद हम किसी को कायल नहीं कर पा रहे। और अगर कोई जैसे रुकने के लिए कहे। ये क्या बात कर रहे हैं जलाल साहब? मेरा भाई मारा गया है और क्या वजाहत दूं आपको? हम यहाँ पर इसलिए आए थे कि इस मुश्किल वक्त में आपके साथ खड़े रहें। खैर, बहुत शुक्रिया आपका सल्जूक भाई। जितना वक्त दरकार है लीजिए और सुकून से फैसला कीजिए। बहुत शुक्रिया, आप लोग यहाँ तशरीफ लाए। सल्जूक ने किसी के साथ डील की थी। उसके रवैये से मुझे भी कुछ ऐसे ही लगा। आपके ख्याल से कौन हो सकता है? कोई भी हो सकता है, किसी का तो हाथ होगा इसके पीछे। ये जो पता दिया है मेरी समझ से तो बाहर है। पते को छोड़ो, ये देखो हम जा कहां रहे हैं। कहां अब्दुल भाई?
तुम शुरू से ही ये कह रहे हो। क्या वाकई तुम्हें कुछ भी नहीं मालूम? अरे अब्दुल भाई, वो बिजनेस हम दोबारा नहीं कर सकते, ये बात तो साफ है। तो खैर, उस तरफ चलो। वो फिर कॉल पर है। क्या उसने एड्रेस बताया है? जगह दो मुझे। अरहान, उन्हें जाने दो। ठीक है भाई। वो भी किसी को कॉल कर रहा है। हर चीज के लिए बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपकी वजह से मुझे नई जिंदगी मिली। मैं आपका बेहद मशकूर हूँ। ये तो मेरा फर्ज है। आपको जब भी मेरी जरूरत पड़े आप यहाँ आ सकते हैं। अल्लाह ना करे। अलबत्ता आप जरूर आइएगा हमारी तरफ, मुझे बहुत खुशी होगी। बहुत शुक्रिया। ठीक है, फिर मैं इजाजत अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज। अरे मेरे प्यारे भाई, रास्ते अलग करने का वक्त आ गया है। मेरी खुशकिस्मती होगी अगर मैं आपकी खिदमत कर सकूं। खिदमत से क्या मतलब है तुम्हारा? तुम बिल्कुल मेरे भाइयों की तरह हो और मेरे अच्छे दोस्त भी हो। इस तरह की बातें अच्छी नहीं लगती। हम मिलते रहेंगे। बिल्कुल, आप मेरे बड़े भाइयों की तरह हैं। आपसे अपने लिए ऐसे अल्फाज सुनकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। मेरे भाई, मेरे दिल में एक ख्वाहिश है। अपने 30 साल की सर्विस के रिटायरमेंट के बाद मेरी जितनी भी जिंदगी है वो आपके साथ गुजारना चाहता हूँ। तो तुमने फैसला कर लिया है? बस आपकी इजाजत चाहिए। यकीन करो, बहुत खुशी हुई तुम्हारा फैसला जानकर। हॉस्पिटल छोड़कर जाना इतना मुश्किल नहीं जितना तुम्हें छोड़कर जाना है। दिल से कदर करता हूँ तुम्हारी। मुझे अब इंतजार रहेगा तुम्हारी रिटायरमेंट का। मैं रिटायर हो चुका हूँ मेरे भाई। हेल्थ ऑफिसर हुस्नू अब आपकी खिदमत के लिए हाजिर है। कबूल करें आप। चलिए। फिर से कॉल आ रही है। मगर जो नंबर डायल किया जा रहा है वो मुझे जेल का तो नहीं लग रहा भाई। वो लोग हिटमैन को मारने वाले हैं। एरन, तुम्हें पता है उनकी नजर तुम्हारी हर बात पर है और तुम दाएं बाएं का पूछ रहे हो। भाई किस तरफ मुड़ना है बताएं जरा। कहा तो है उल्टे हाथ पर। तुम बता सकते हो कि पोलाद भाई को हैकर तामिर के साथ काम करते हुए कितना अरसा हो गया? क्यों? तुम्हें उससे बात करनी चाहिए।
कौन जानता है कि हमने अब तक फोन पर क्या बातें की। वो लोग काफी अरसे से हमारी बातें सुन रहे हैं। मुझे बताएं आगे कहाँ जाना है? अरे एरन, मैं कह रहा हूँ दवाई दवाई दवाई। रशियन जबान में जाओ को कहते हैं। चलो उल्टे हाथ की तरफ चलो। तुम्हें तो मेरा शुक्रिया अदा करना चाहिए। तुम्हारा ऑफिसर तुम्हें कह देगा। ये तवक्को नहीं थी तुमसे बिल्कुल भी। खैर तो है, कैसे आना हुआ? क्या हमारा कोई आदमी है अंदर? क्या मतलब, कोई हमारा आदमी अंदर जाने वाला है? मेरा यह मतलब नहीं था अंकल। अगर मैं आपको एक नाम दूं तो क्या आप उस आदमी की जान बचा पाएंगे? ऐसा कौन सा वो अहम बंदा है? बताओ तो सही, कौन है वो? असल में वो महमूद गुंदूदू। तोरोस, जिसने चारोस को मारा था? जी वही। उसका भी जिंदा रहना जरूरी है। ये काम मुश्किल है जरा, हो जाएगा, लेकिन तुम फिक्र मत करो। कहो तो जेल से निकाल लेता हूं उसे। नहीं अंकल, उसे अभी अंदर ही रहने दें, वही ठीक है। जैसा तुम्हारी मर्जी। भाई, यहां वो आदमी नहीं है और ना ही ये वो जगह है जिसका पता हमें दिया गया था। मैं खुश भी हूं और उदास भी। खुश इस बात पर हूं कि वो हैकर तामीर गलत साबित हुआ। यहां बहुत सी चीजें ऐसी हैं जिन्हें टेक्नोलॉजी नहीं जानती। हेलो, तुमने मुझे गलत जगह का पता दिया था। एरन, नोट करो। क्या ये नई जगह है? सही से लिखो, ये जगहें बदलता रहता है। लगता है यही गली है। ये इलाका कितना अजीब है। 2 घंटे हो गए हैं लेकिन अभी तक वो पता नहीं मिला। इस तरफ चलें क्या? हाँ चलो, और क्या कर सकते हैं। अल्लाह आसानी करे। सब बेहतर हो गया है, आप बेफिक्र हो जाएं। शुक्र है। अब आपकी खिदमत में हाजिर हूं। कैसी बात कर रहे हो? बैठो। तुम्हारी मदद की जरूरत है मुझे। सही टाइम पर आया हो। जो हो सका जरूर करूंगा। 80 की दिहाई में ब्यूरोक्रेट थे ना तुम? 80 की दिहाई के आखिर में और 90 की दिहाई के इब्तदाई सालों में एक के बाद एक होने वाले कातिलाना और जानलेवा हमलों के बारे में सारी तफसीलात मैं तुमसे जानना चाहता हूं। कोई खास वाकया जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं? औजाल का कत्ल। क्या वो ठीक है? अब जल्द सेहतियाब हो जाएंगे। आपसे अपना तारुफ करवा देता हूं। मैं हुस्नु यालन कलंज, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में 30 साल तजुर्बे के बाद अब मैं तुंजाए साहब के साथ होता हूं। मिलकर खुशी हुई। आ जाएं। डॉक्टर साहब, खुसरो साहब हॉस्पिटल में नहीं है। क्या मतलब? वो तो कहीं बाहर भी नहीं जाते। मैंने उन्हें ढूंढा, वो कहीं भी नजर नहीं आए। वो आ जाएंगे, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं। वो यहां से बाहर एक रात भी नहीं रह सकते।
जख्म देखकर लगता है गोली अभी मारी गई है। अब्दुल हई मैं हूं। इसे अभी किसी ने मारा है। तुमने तो गोली नहीं मारी। नहीं, मैं तो अभी आया हूं यहां। हमें निकलना चाहिए यहां से। सब्र करो जरा। ओजाल मरहूम 80 की दिहाई में तुर्की को बैरूनी दुनिया से मिलाने की भरपूर कोशिश कर रहे थे। फॉरेन करेंसी का इस्तेमाल और एक्सपोर्ट्स की हौसला अफजाई, इन सब बातों ने बहुत सारे अनासिर को काफी नुकसान पहुंचाया था। 90 की दिहाई का ओजाल का ये प्रोजेक्ट खास तौर पर यूरेशिया में तुर्की को एक अहम हैसियत दिलाने के लिए था। औजाल को कौन मारना चाहता था? एक बहुत बड़ा कंसोर्टियम। हाँ, कहो मेहमती। फौरन निकलो वहां से।